नमस्कार मित्रों, पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शिक्षा शास्त्र के विषय पर बात कर रहे थे और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक उदाहरण के साथ पाठ योजना पर बात करेंगे। उदाहरण के साथ बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पाठ योजना का मूल पक्ष ही क्रियात्मक है। हमें विद्यार्थी को कक्ष में जाकर पढ़ाना है और उसको उद्देश्यपरक सिखाना है। तो जब हमने उद्देश्यों पर बात की थी उस समय बात की थी कि उद्देश्यों को हमें मूल्यांकन के साथ जोड़कर समझना है और मूल्यांकन के से ही हमें पता चलेगा कि हमारे उद्देश्यों की संप्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो हम एक कविता पर बात करेंगे और एक कविता को हम बच्चों के साथ प्रस्तुत करते समय, उनको पढ़ाते समय कैसी योजना बनानी चाहिए ताकि हम उस कविता को ठीक रूप से बच्चे को समझा सकें, उसके भाव को समझा सकें, उसमें आए शब्दों को समझा सकें, उसमें आए मुहावरों को समझा सकें और मूल जो बात होती है कविता की वो होता है उसका भाव। हम उस भाव को समझा सकें। तो आप देख रहे हैं आज हमने एक कविता ली है। ये कविता है श्रीनाथ सिंह जी की जो हमारी 6वीं और 7वीं में पाठ्यक्रम में है और एक सरल सी कविता है और एक आह्वान की कविता है। अब इस कविता ये हमारे सामने उदाहरण के लिए यह कविता आपको पढ़ानी है, कक्षा 6 या 7 को पढ़ानी है। तो इसके लिए हम कैसी योजना बनाएंगे? तो पहले योजना बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से बनेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य में वही बात जो हमने पिछले वीडियो में की थी, भाव की बात, ज्ञान की बात और क्रिया की बात, कर्म की बात, ज्ञान की बात और भक्ति की बात कह दो, भाव की बात कह दो। इन तीनों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें हम जो हमारी पेडागोजिकल लैंग्वेज है उसमें ज्ञान को कहते हैं संज्ञान। संज्ञान को हमने समझाने के लिए 3 प्रकार में बांटा है, एक ज्ञान, एक अवबोध और एक ज्ञानोपयोग। ये तीनों ही है संज्ञान के प्रकार। एक तरह से आप संज्ञान इसको कहते हैं जो ठीक जानकारी होती है, पूरी पक्व जानकारी होती है, जो समग्र जानकारी कॉम्प्रिहेंसिव जरूरी है, उसको हम संज्ञान कहते हैं। जैसे हमें एक दुकान में जाते हैं और दूध लेकर आते हैं और घर पे लाते हैं तो ये पता है कि दूध है, सबको पता है दूध है, परंतु ये दूध वास्तव में दूध है इसकी जांच परख करने के लिए हमें वो जांच की मशीन लानी पड़ेगी। उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें फैट कितना है, इसमें घी की मात्रा कितनी है। तो वो सब बातें देखने के लिए हमें उस प्रकार के मानदंडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि सचमुच में ये दूध है। तो शुरुआती वो केवल ये दूध है, दुकान से लिया है या किसी बाड़े से लेकर आ गए, वो या किसी उर्मूल से लेकर आ गए, जैसे अमूल से लेकर आ गए, तो उससे हम ये मान सकते हैं दूध है। परंतु ये दूध की जो संज्ञान तब होगा जब उसको हम सभी पैरामीटर से जांच लेंगे। तो संज्ञान का मतलब है कि हम उस विषय को अच्छे से उसको ऊपर नीचे करके, उसको तुलना करके, उसको अन्य से संदर्भ दे करके, उसके समानता देख करके, उसका हम व्यवहारिक प्रयोग करके ये सब देख लेते हैं, तब हम मानते हैं कि उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया, कॉग्निटिव उसको नॉलेज हो गया। तो ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से संबंधित है। हमारे मस्तिष्क, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें पहले से ही संज्ञान की सारी संभावनाएं मौजूद होती है। केवल हम जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो बच्चे को ऐसा वातावरण देते हैं ताकि उसकी जो संज्ञानात्मक शक्तियां हैं वो उभर कर बाहर आ जाए। जैसे विवेकानंद ने कहा है कि बच्चे में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने का काम ही शिक्षक का होता है। तो ये संज्ञान में मान लो इसी को हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य ये 3 प्रकार की हुई, ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग।
अब हम ये विचार करेंगे कि अब जब हम तय करेंगे कि इस कविता पढ़ानी है तो हमें इसमें ज्ञान में क्या क्या आएगा। तो ज्ञान में ये देखा जाएगा कि इसकी जो सूचनात्मक जानकारी है वो विद्यार्थी को देनी है। तो अब दो प्रकार से हम ये पाठ योजना में लिख सकते हैं कि बच्चे सूचनात्मक जानकारी से रूबरू हो सकेंगे या सूचनात्मक जानकारी देना। भाव यही है कि ये पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चे को इस कविता की सूचनात्मक जानकारी हो सकेगी। और सूचनात्मक जानकारी में क्या क्या होगा, ये कविता का शीर्षक क्या है, कविता का लेखक कौन है, कविता तुकांत है क्या, ये सब बातें ये इसमें शामिल हो जाएगी। शीर्षक की, लेखक की या कविता का जो मोटा मोटी अर्थ है वो समझ सकेगा। ये एक सूचनात्मक जानकारी। दूसरा, इसमें कोई कठिन शब्द है, जैसे नित्य शब्द आ गया, तरु शब्द आ गया, शीर्ष शब्द आ गया, बाकी इसमें कोई कठिन है नहीं। दूसरा उदाहरण लेंगे तो उसमें कठिन भी हो सकता है। तो वो सब कठिन शब्द की जानकारी होना, ये भी ये ज्ञान का उद्देश्य हो सकता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य में ऐसे लिख सकते हैं हम कि विद्यार्थी को कठिन शब्दों की अर्थ की जानकारी हो सकेगी, और उधर लिखेंगे हम कविता की सूचनात्मक जानकारी हो सकेगी। तो सूचनात्मक जानकारी प्राप्त करना विद्यार्थी के ऊपर लिख देंगे तो वो भी तरीका सही है, वो जो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे तो भी सही है। तीसरी बात है उसकी कविता का सामान्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी इसी में आ जाएगा कि कविता क्या कहना है, कि फूल क्या है, अंसला क्या है, भौरे क्या है, दूध क्या है, वो सब बातें हम जब जानेंगे ये हम इसमें आ जाएगा ज्ञान में। अब अवबोध में क्या आएगा, अवबोध में तुलना, समानता, पहचानना, खोजना, ये सब अवबोध में शामिल होता है। तो अब कविता में इसमें क्या आएगा, एक तो कविता का जो भावार्थ है मुख्य, वो अवबोध में आएगा। ये कविता जब किसी का सत्व जो है, किसी पदार्थ का सत्व जो होता है वो उसका मूल होता है, तो वो होता है अवबोध। जैसे जो पानी का मूल तत्व क्या है, उसकी तरलता, उसका द्रव रूप, तो ये उसका मूल तत्व है। तो जो हमारे पूरे ज्ञान का मूल तत्व है अवबोध, और कविता का मूल तत्व क्या है, भाव। तो विद्यार्थी भावार्थ को जो ग्रहण कर सकता है वो इस उद्देश्य में आएगा। अब दूसरा क्या आएगा, इसमें जो मुहावरे आए हैं वो मुहावरों का भी, मुहावरों की समझ ये भी इसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई चीज है। जैसे ये गले लगाना मुहावरा आ गया, शीश झुकाना मुहावरा आ गया, तो ये किसमें आएगा, ये हमारे अवबोध में आएगा। अब वो ऐसी कोई दूसरी कविता है, कोई जागरण की कविता है कि उठो जागो वीर सपूतों, अभी इतिहास नया लिखना है, तो ऐसी कविताएं तो दूसरी कविताओं से तुलना करना, ये भी अवबोध में आ जाएगा। किसी की कोई बहुत सी कविता है, उसमें इस कविता को पहचानना, ये भी इसी अवबोध में उद्देश्यों में शामिल हो जाएगा। अब ये अगला है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग को गणित का सीधा मान देते हैं कि हमने जैसे मान लो गुणा भाग सीखा और कहीं हम काम आया, कहीं सामान लेने गए, वहां हमने गुणा करके देख ली, भाग करके देख लिया, बाकी करके देख लिया, तो मान लेते हैं कि उसका ज्ञान का उपयोग हो। अब कविता में कैसे उपयोग करेंगे, एक तो ये हो सकता है कहीं इसका उदाहरण देना हो तो हम ये कविता उसका हम वहां इसका प्रयोग कर सकें। हमारे जो मूल्य हैं, बच्चों को मूल्यों की समझ देनी है और बच्चा उस मूल्य को समझ जाए। जैसे मान लो शीश झुकाना आ जाए, उसको दूसरों के साथ बच्चों से मिलना आ जाए, हिलना मिलना आ जाए, वो सबको प्रेम करना सीख जाए, ये अगर मूल्य आ जाए तो हम मान सकते हैं कि वो उसने कविता को समझ लिया है। ये मूल्य की पूरी समझ बन जाए तो हम कह सकते हैं
कि उसको उसने इस ज्ञानोपयोग का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया है, या जहां जरूरत पड़े वहां इस कविता का वो प्रयोग कर ले। हालांकि इसमें भी आ गया है। तो अब कहने का मतलब है कि जहां कविता को संदर्भ के साथ वो रख सके, तब हम मान सकते हैं कि ये विद्यार्थी इस कविता को ठीक ठीक ढंग से समझ सके, इसने समझ लिया है। जैसे हम कोई भाषण करता है तो उस समय कोई गालिब का उदाहरण देता है, कभी कोई प्रेमचंद की कहानी का उदाहरण देता है, उपन्यास का उदाहरण देता है, तो हम ये मान लेते हैं कि फला व्यक्ति ने ज्ञानोपयोग कर लिया है। तो ये तीनों उद्देश्य हम इस प्रकार, अगर ये कविता हमें देनी हो तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। दूसरी कविता हो तो उसके संदर्भ के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, गद्य होगा तो उसके अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा, अन्य विषय होगा तो लगभग वैसे ही उद्देश्यों की संरचना होगी, वहां भी ज्ञान अवबोध और ज्ञानोपयोग ऐसे ही होगा। ये थे हमारे संज्ञानात्मक के विशिष्ट उद्देश्य। अब आगे हम देखते हैं जो भाव पक्ष के उद्देश्य। भाव पक्ष का मतलब होता है कि हम बुद्धि के साथ साथ जो हृदय के भाव है उसमें भी विषय को हम ग्रहण करें। एक तो होता है जो बुद्धि शक्ति, और एक होता है हमारी जो एथिकल हमारी अप्रोच है उसकी बात करते हैं। तो हम हमारा उद्देश्य दोनों होता है कि हम तार्किकता का भी हम बच्चे तार्किक रूप से भी चीजों को समझे और भाव रूप से भी चीजों को समझे। तो हमने जब कविता पढ़ाई तो हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि बच्चे ने कविता का भाव ग्रहण किया, हमारा उद्देश्य ये है उसमें उसका मूल्यों का विकास भी हो, वो कविता के सौंदर्य की अनुभूति भी करे। तो इसका हम ये इसके बिंदु बनाते हैं अभिरुचि। एक है अभिवृद्धि, तो और एक है इसमें मौलिकता, और कई कई बिंदु इसमें कोई शलाघा में भी दे देते हैं। हम इन बिंदुओं को समझते हैं। अभिरुचि का अंग्रेजी में कहते हैं एप्टीट्यूड, और अभिवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड। तो अभिरुचि का मतलब है वो अन्य कविताओं में रुचि लेगा, मतलब कविताएं अब उसको कहीं दिखेगी तो वो कविताओं को पढ़ने की कोशिश करेगा। कोई मान लो उसने जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ी है तो सोचेगा सुमित्रंदन को भी पढ़े, निराला को भी पढ़े, अज्ञेय को भी पढ़े, सूरदास के पद को भी पढ़े। इस प्रकार की उसमें बच्चे में अगर रुचि पैदा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा अभिरुचि वाला उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। अभिवृत्ति कहते हैं उसका एटीट्यूड, मतलब एक हम कहते हैं नहीं कि हम पता चल जाता है कि फला व्यक्ति शिक्षक है, फला व्यक्ति डॉक्टर है, फला व्यक्ति इंजीनियर है, तो उसे एटीट्यूड से पता चल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलने लगती है। तो हमारा भाषा का जो शिक्षक है या साहित्य का जो शिक्षक है तो उसमें लगना चाहिए कि ये भाषा का शिक्षक है, वो उसमें वैसे भाषा की शब्दावली होनी चाहिए, उसकी जो बात करने की जो टोन है वैसी हो जानी चाहिए, तो उसके पूरे बॉडी से वो झलकना चाहिए कि वो एक साहित्य या भाषा का विद्यार्थी है। तो ये अगर वृत्ति आ जाती है, वृत्ति कहते हैं आदत को, उसकी नेचर को, तो उसके नेचर में ही चीज आ जाए साहित्य की, तो हम कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत अभी जो ये उद्देश्य है उसमें कविता की बात है कि कविता के प्रति, सौंदर्य के प्रति, कविता की जो भाव के प्रति, कविता की जो प्रस्तुति के प्रति, कविता का जो शब्द संयोजन है उसके प्रति, तो कविता के पूरे जितने उपकरण होते हैं कि छंद है, लय है, तुक है, रस है, सबके प्रति एक जो आदत बन जाए उसके सम्मान के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति, तो हम उसे कहते हैं कि इसमें बच्चे में उसका अभिवृत्त्यात्मक विकास हो रहा है, ये हो गया है। तो ये भी हमारा कविता पढ़ाते समय उद्देश्य होता है, और वो इस कॉलम के अंतर्गत ये लिखा जाएगा कि विद्यार्थी
में कविता के प्रति अभिव्यक्त्यात्मक विकास हो सकेगा। विद्यार्थी कविता के उपकरण छंद है, भाव है, भाषा है, तुक है, लय है, उसकी शब्द नियोजन है, पद लालित्य है आदि की समझ के साथ उसके प्रति आदर का भाव विकसित कर सकेगा। तो ये इसका अभिवृत्ति में आएगा। फिर मौलिकता में, कविता में मौलिकता का अर्थ ये होता है कि या तो वो अनुकरण के साथ कुछ कविताएं लिखना शुरू करे, परंतु ये एक माना जाता है कि जो प्रतिभा होती है वो प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त होती है, तो वो नहीं लिखे तो भी वो कविता को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, मौखिक और लिखित, और वो जो भी अन्य कविताएं मिलती है उसको भी अपने शब्दों में लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति दे सके। ये भी हमारा जो भाषा शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो साहित्य की जो विधा पढ़ा रहा है, जो कविता पढ़ा रहा है, तो वो कविता को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, तो उसे गद्य के साथ तुलना कर सके। वो इसी बात को गद्य में कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी एक इसमें मौलिकता के अंतर्गत शिक्षक का विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। शलाघा का मतलब वैसे तो यहाँ दोनों में ये शामिल है। अगर हमारे बिंदु को और ज्यादा खोलना हो तो हम कह सकते हैं शलाघा मतलब प्रशंसा। तो हाँ, वो कविता की जो सुंदरता है उसको समझ करके उसकी प्रशंसा कर सके। वैसे अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपके कोई डायरी में, कहीं विश्वविद्यालय में, कहीं कॉलेज में ही अलग से डाला हो तो उसमें ये इसका विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो इस प्रकार ये विशिष्ट उद्देश्य हम इस कविता के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। अब जैसे ये जिसमें हमने बात की थी कि वो अपने शब्दों में, जैसे कविता है फूलों से हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीशे झुकाना। तो हम बच्चा जब स्वयं बता सके कि जो फूल है वो हमें हंसना सिखाते हैं, भौरे हैं वो गाना सिखाते हैं, या पेड़ की झुकी डालियां हमें जो विनम्र भाव का सिखाती है, तो अब वो इसके साथ साथ वो हम मानेंगे ना, अवबोध कब होगा, जब वो नर अरुण नील की गति एक हृदय जे तो नीचो होए ते तो ऊंचो होए, जैसे रैनकाई। तो ऐसे विनम्रता वाले कई अन्य कविता का अंश है वो सीख सके तो हम उसको अवबोध मानेंगे। कविता का जो पूरा अर्थ ग्रहण कर लेगा तो हम उसको अवबोध मानेंगे। कविता की सूचनात्मक जानकारी तो हम ज्ञान मानेंगे। तो इस प्रकार हमारे सब विशिष्ट उद्देश्य जो इसलिए तय किए जाते हैं ताकि जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो हम ठीक ठीक ढंग से पढ़ा सके। अब ये सब विशिष्ट उद्देश्य तय कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक प्रस्तावना तैयार करते हैं। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि हम कोई बात परोस रहे हैं तो हम किस प्रकार परोस रहे हैं। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो पहले नमस्कार करते हैं, वो सामने वाला पानी पिलाता है, कोई चाय वाला पूछता है, फिर हम कोई उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस मुद्दे को लेकर के हम उसके यहाँ गए। तो हमें बच्चों के साथ भी उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए जो आज पढ़ा रहे हो उसके साथ जोड़ना होता है। तो ये कोई 5-7 मिनट की हो सकती है। अगर पहले से कविता चल रही है तो उसका अंश सीधे भी शुरू कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई ज़्यादा आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 सवाल ही हो, कोई चित्र ही हो, कोई कहानी भी हो, ये कैसे भी शुरू की जा सकती है। जैसे मान लो इसी कविता का मान लो आपको बनाना है, प्रस्तावना बनानी है, तो आप यहाँ बाहर आपको पार्क में फूल मिल जाएगा, कहीं आपको पेड़ की डाली मिल जाएगी, कहीं थोड़ा कोई दूध पानी मिल जाए। तो ये सब सामने रखोगे तो बच्चा वैसे ही जिज्ञासु हो जाएगा और सीखने के प्रति लालायित हो जाएगा। तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, फिर आप कविता प्रस्तुत कर सकते हो। या आप बातचीत कर सकते हो कि फूल कौन कौन से देखे हैं, गुलाब का फूल कैसे होता है, वो खिलता हुआ कैसे लगता है,
जब हम हंसते हैं फूल जो खिलता है तो क्या दोनों में तुलना होती है, इस प्रकार बातचीत करके आप कविता ये पढ़ा सकते हो। या ऐसे कोई ऐसी इसी प्रकार की दूसरी कविता जो हमें सीख दे रही हो इसी प्रकार की, वो कविता आपको याद है या आपको कभी पढ़ी है तो वो आप कविता देख सकते हो। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावना ऐसे ही की जानी चाहिए। प्रस्तावना का मतलब है आपका परोसना कैसे, आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो अब आप प्रस्तावना के बाद में कविता का हमारा उद्देश्य होता है कि एक इसमें छूट गया हमारा क्वेश्चन। अभी जो क्रियात्मक पक्ष आ गया तो पहले उसमें विशेष उद्देश्य पूरे कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन का मूल ये होता है, जो कौशल शब्द किससे बना है, कुशल से बना है। और कुशल कौन, जो गुरुकुल में कुश लाने का काम करता था, जिसमें कुशासन आपने देखा होगा ना, जो कुश का आसन बनता है, जहाँ ये हम जो मंदिर में बैठते हैं तो कुश के आसन में बैठते हैं, या कब ग्रहण वगैरह होते हैं तो हम उसमें कुश का डाल जिसको बोलते हैं वो डाल देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। तो वो पहले जब जमाने में जब गुरुकुल था तो सबके काम अलग अलग थे। कोई किसी को गाय चराने का काम था, किसी को गाय दूहने का काम था, किसी को पेड़ों पे पानी देने का काम था। तो इसी तरह किसी को कुश के लाने का काम तय किया जाता था। तो कुश ला करके जो कोई झोंपड़ी बनाने का या आसन बनाने का जो भी काम करते थे उसको कहते थे कुशल। तो वहां से जुड़ा, वहां भी क्रिया का पक्ष है, और अंग्रेजी में स्किल है, वहां भी क्रिया का पक्ष है। तो अब जब कविता में क्रिया क्या, उसे क्रिया का पक्ष क्या होगा, एक तो वो वाचन करना सीख जाए बच्चा कविता को, किससे, हाव भाव तुक लय विराम चिन्ह आदि का यति गति सबका प्रयोग करके वो कविता पढ़ सके। एक तो ये जरूरी है। दूसरा, वो कविता को अपने शब्दों में लिखना भी आ जाए उसको। हालांकि मौलिकता में आ गया, अभिव्यक्ति दोनों, तो लिखने की जो सुंदर सुंदर रूप से लिखता है ना, वो लिखने की जो मूल स्टाइल है, वो जो मूल लिखना मूल है, वो अब एक तरह से स्किल का हिस्सा है। तो ये हमने तीनों बात की। इसमें ज्ञान और बोध और ज्ञानोपयोग में संज्ञान आ गया, ये अभिरुचि अभिवृत्ति मौलिकता शलाघा में भाव आ गया, और क्रिया में आ गया ये तीनों चीजें। कौन से, कौशल। अभी कौशल की हमने जो बात की थी। तो अब हम इसको भी हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, अब जो कविता का पहले उसके हो गई वो प्रस्तावना होगी, फिर उसकी कविता का वाचन करना है। जो शिक्षक को इस कविता का वाचन करना है। कई बार शिक्षक की कोई अगर वोकल की समस्या है, उच्चारण अवयव में कोई दिक्कत है, तो वो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर सकता है। और आकर्षण पैदा करने के लिए उसको गाकर पेश किया जाए, क्योंकि संगीत बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसको संगीत के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो उसका कहते हैं, इसको हम आदर्श वाचन। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये आदर्श वाचन का मतलब होता है कि शिक्षक स्वयं करे, या हो सकता है कोई बच्चा अच्छा उच्चारण करने वाला, उसका भी काम, उसको भी काम लिया जा सकता है। तो उसमें पूरा ध्यान ये रखना है कि जहाँ रुकना कहाँ, जैसे फूलों से हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरकी झुकी ढुअलियों से सीखो शीश झुकाना। ऐसे वो पूरा तुक के साथ, लय के साथ, गति के साथ, यति के साथ, विराम के साथ इसका वाचन करना है। तो ये स्टेप हो गया आदर्श वाचन। अब इसके बाद में अब बच्चों से करवाना है वाचन, क्योंकि कविता में उद्देश्य हमारा एक था कौशल में कि बच्चा वो सीख सके उसको बोल करके। तो वो बच्चों से हमें करवाना है। एक बच्चे से करवा सकते हैं, 2 बच्चों से करवा सकते हैं, 3 बच्चों से करवा सकते हो, क्योंकि अभी हमें पूरे साल पढ़ाना है, तो जरूरी नहीं है सभी बच्चों से उसका वाचन करवाना है। हमें 5-7 बच्चों से वाचन करवा सकते हैं। फिर वो हमें वही उद्देश्य उसे 7 साल चलते हैं, इधर चलते रहेंगे। ज्ञान के उद्देश्य है वो। अब कौन सा उद्देश्य, जैसे इसमें कौशल है तो यहाँ सामने कौशल लिख दो। अब यहाँ सामान्य भावबोध के सवाल पूछने, तो अब यहाँ ये अवबोध हो रहा है। अब यहाँ आपको उसके बाद में आपको एक बार पुनः आदर्श वाचन
कराना है, फिर अनुकरण वाचन करना है। ये क्योंकि अब ये आपकी स्थिति डिपेंड करेगा कि आगे जाकर जब आप साल का अंत है तो इसमें आप कम कटौती कर सकते हो, क्योंकि बच्चे ने वो वाचन करना सीख लिया है। फिर वही भावबोध के प्रश्न, और इस तरह आपको पूरी, और अगर ये कविता बड़ी है तो टुकड़े करके आपको पढ़ानी है। जैसे ये कविता पूरी नहीं है, ये आधी कविता में नहीं आ रही है, तो आधी कविता जितना आप 40 मिनट में जितना पीरियड है आपको, जैसे अब कुछ प्रयोग है आजकल 1.5 घंटे के पीरियड होते हैं, तो आप कविता पूरी ले सकते हो। अगर आपको 40 मिनट पढ़ाना है, 30 मिनट पढ़ाना है, तो आप कविता आधी ले सकते हो। अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए जितना पढ़ाएं वो ठीक ठीक पढ़ाएं। चाहिए आप, अगर आपको समय नहीं है तो आप इतना से लेकर इतना ही पढ़ा दो, तो जो पढ़ाओ उसको पूरी तरह से स्पष्ट करके पढ़ाओ, और बच्चे एक एक चीज को समझ जाए और वो अपने दैनिक जीवन में उसको उतार ले। ये आपका उद्देश्य हमेशा रहना चाहिए। तो ये आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर उसमें जो अब इसमें क्या करना है कि काठिन्य निवारण करना है। ये काठिन्य निवारण यहां भी कर सकते हो, आगे जाकर भी कर सकते हो। काठिन्य निवारण इसलिए करना होता है क्योंकि अगर पूरा कविता को समझना है तो कठिन शब्दों को भी समझना पड़ेगा। इसमें हालांकि कठिन शब्द कम है, कई कविताओं में जैसे पुरानी कविता हो, कबीर की, सूरदास की, विद्यापति की, तो उसमें कठिन शब्द अधिक होंगे। तो यहाँ काठिन्य निवारण पहले कविता शुरुआत करके बीच में काठिन्य निवारण करना है। अब काठिन्य निवारण करते समय आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पहले से कठिन शब्द लिख कर लपेट पलक पे जाओ और यहाँ आप इस शामपट पर इसको कर सकते हो। इसके बाद में वही वापस आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और फिर भावबोध के प्रश्न। भावबोध के प्रश्न आपको शुरुआत में एक दो कम रखने हैं, फिर धीरे धीरे आपको प्रश्न बुलाने हैं। अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो आप भी जवाब दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कोई कठिन प्रश्न आ गया, बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप चुप हो जाओगे, ये बात नहीं है। आपको जहां जरूरत पड़े वहां आपको बोलना है। अब ये आप क्रम चलते जाएगा, फिर आपको ये आपको जितना आपने पढ़ाया है वो आपको उसको एक बार दोहराना है, तो यहां दोहरान हो जाएगा। फिर वही एक शामपट साथ, अब आप आजकल तो श्वेत पट, हरित पट कई आते हैं, वो शामपट शब्द वो पुराना चल रहा है, तो इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। और दोहरान, इसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, एक ही बात है। फिर वैसे तो आपको जो पढ़ाते समय आप आकलन करते रहते हैं, केवल आकलन सवालों से नहीं होते हैं, हम आकलन उसके हाव भाव से, अपनी आंखों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम उसका आकलन करते रहते हैं। तो यहाँ जाकर के आपको जितने आपने जैसे भावबोध के सवाल पूछे थे उसके बाद में आपको मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में आपको वो सवाल करने हैं जो पहले आपने नहीं पूछे, परंतु मूल्यांकन का आधार कौन सा होना चाहिए कि जो हमने विशिष्ट उद्देश्य तय किए थे वो विशिष्ट उद्देश्यों की संप्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये हम मूल्यांकन से तय करेंगे। यह मूल्यांकन सवालों से भी किया जा सकता है, मूल्यांकन बच्चों का कोई आपस में प्रतियोगिता करवा कर भी करवाया जा सकता है, बच्चों से कोई पहेली पूछ कर भी करवाई जा सकती है। तो ये मूल्यांकन केवल एक तरीके से नहीं होता है। तो वैसे तो ये मूल्यांकन है भी नहीं, ये भी आकलन के तरीके हैं। बाकी एक तरह से वो जो पाठ योजना में हमने जो विशिष्ट उद्देश्य तय किए थे वो उद्देश्य हमें हासिल हुए या नहीं हुए, इसकी जांच परख करने के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। तो अब सामान्य तौर पर तो मूल्यांकन सवालों से किए जाते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जब नई नई तकनीक आ गई है तो पहले से आप कुछ सवाल मोबाइल में रिकॉर्ड करके ले जा सकते हो, वो पूछ सकते हो। मोबाइल में दूसरी जो कविता है
उस कविता के चित्र बनाए जा सकते हैं और चित्रों के आधार पर बच्चों से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप बना करके उनसे प्रस्तुति ले सकते हो। अब तो ये मूल्यांकन हो सकता है कि आपको एक पाठ योजना में एक दिन मूल्यांकन हो भी नहीं हो, वो पाठ की जैसे ये पाठ सरल है तो इसमें आपका मूल्यांकन कोई ज्यादा कठिन नहीं है। परंतु जैसे सूरदास का पद है, कोई विद्यापति का पद है, कबीर के कोई दोहे हैं जो कठिन हो, या कबीर का जो साखी है, तो उसमें अगर आपको एक पाठ को मूल्यांकन पढ़ाते समय मूल्यांकन अगले दिन करना पड़े तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पाठ योजना में सब कुछ एक दिन में हासिल करना कोई जरूरी नहीं होता। ये उस समय जब पाठ योजना बनाई गई थी तो उसमें शुरुआत थी, तो हमें उसके जो पैरामीटर है उसमें बंद के नहीं रहना है। हमें उसकी अच्छाई को ग्रहण करना है और अच्छाई को ग्रहण करते रहते हुए हमें उस कक्षा की परिस्थितियां, बच्चे के स्तर, बच्चे की संस्कृति, बच्चे का रुझान, इन सब को देख करके पाठ योजना को लचीला बनाया जाना चाहिए। ये केवल हमारे एक तरह से सूत्र है। केवल इन सूत्रों को पकड़कर बैठ करके, अक्षर से पकड़कर बैठ करके योजना नहीं बनानी है। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमने जो तय किया है वो बच्चे के हृदय की गहराई तक पहुंचना जरूरी है। भी हमें शिक्षक बनना बहुत आसान है, परंतु बच्चे के दिल के अंदर जगह बनानी बहुत मुश्किल है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए पाठ्य योजना बनाते समय भी हम जो लेकर जाए वो बच्चे के दिल में उतर जाए। और जब आप कोई बात इस प्रकार प्रस्तुत करोगे, पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत करोगे और बच्चों के से प्यार करते हुए प्रस्तुत करोगे तो बात जरूर बच्चे के दिल की गहराई तक जाएगी। और जब बच्चे के दिल की गहराई तक जाएगी तो बात बहुत असर करेगी, और जब बात असर करेगी तो आपका काम वैसे ही आसान हो जाएगा और आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में जरूर सम्मान पाओगे। तो इस पाठ योजना को केवल एक सूत्र रूप में देखते हुए, एक दिशा के रूप में देखते हुए, एक दृष्टि बिंदु देखते हुए अपनी पाठ योजना अपनी कक्षा के अनुरूप बनानी जरूरी है। आपके बच्चे अपने हैं, उनको अपने तरीके से पढ़ाना है। केवल ये कुछ बातें थी, कुछ अनुभव था, कुछ जो गेस्टाल्ट की थ्योरी थी उसको मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है। इससे बंधना नहीं है, इसको एक दृष्टि के रूप में लेना है। इसी विचार के साथ धन्यवाद।